बूढ़ी गाय। शंकर के पास बहुत समय से एक बहुत ही भली अच्छी गाय थी जिसका नाम मधु था। मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से मधु उसके पास थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु ना तो बच्चे दे सकती थी और ना दूध। वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थीं। दोनों गायें अब शंकर का घर चला रही थी। अच्छा खासा दूध देती थी दोनों। इस बात से मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन। मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। भूख ही इतनी तेज थी आज कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती। अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा ना कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलके नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे कब का कसाई को बेच चुका होता। पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही वो मधु को भी करता था। उसको अपने पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खस्ता हालत थी। उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। मधु ने उसके बाद चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी मधु की तरह खूब सारा दूध देती हैं। शंकर सुबह सुबह दोनों गायों से दूध लेता और अपने ऑटो में दूध डाल के शहर ले जाके बेच देता। विधि, ओ विधि। हाँ जी, कहिए। मैं जा रहा हूँ दूध लेकर शहर। शायद आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। तुम ऐसा करना, चारा काट के रख देना, फिर घर आके मैं खुद ही चारा ले आऊंगा। ठीक है। शंकर दूध निकाल के ऑटो में डाल के ले जाता है और विधि चारा काटने चली जाती है। थक गई। चारा तो मैंने काट दिया। अब ऐसा करती हूँ, चारा खुद ही घर ले जाती हूँ। पता नहीं शाम को वो कब आएंगे थके हुए। विधि चारा सर पे उठा के खुद ही घर ले जाने लगी। थोड़ा भारी होने की वजह से चारा एक जगह सर से गिर जाता है। ओहो, ये घास तो सारी गिर गई। अब फिर से समेटनी पड़ेगी। नमस्ते विधि बहन। नमस्ते भाई साहब। ये क्या बहन, इतना सारा चारा कहाँ ले जा रही हो आप? गाय भी तो 3-3 है हमारे पास, इतना चारा तो लग ही जाता है। अरे बहन जी, माना 2 गायें आपकी दूध देती हैं, आपकी कमाई उन्हीं पे टिकी है। पर एक गाय को तो आप फ्री में ही खिला रही हो ना। ना तो वो दूध देती है और ना ही किसी काम की है। मैं ये कह रहा था कि उस गाय को मुझे बेच दो 7,000 में। इसमें मेरा क्या है बहन जी, बस 1,000 रुपए निकालूंगा, आगे दूसरे व्यापारी को बेच दूंगा। मैं भी आपके और भाई साहब के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ, नहीं तो सारी उम्र पालते रहोगे मुफ्त में। ठीक है भाई साहब, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। विधि चारा सर पे बांध के घर चली जाती है, पर उस व्यापारी की बात उसे कहीं न कहीं सही लग जाती है। शाम को जब शंकर घर आता है तो विधि उससे मधु को बेचने की बात करती है। विधि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये बात सोची भी कैसे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसा दी और तुम उसी के कहने पर चल रही हो? उसका क्या है, यहाँ से सस्ते भाव में ले जाएगा, आगे डबल में बेचेगा। ये व्यापारी ऐसे ही होते हैं। तो कौन तुम्हें इसका लाख रुपए देगा? मुफ्त का खिलाने से अच्छा है 7,000 तो आ जाएंगे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल गई, आज हम जो कुछ भी है मधु की वजह से ही है, और चांदनी और रोशनी भी उसी की देन है। ओहो मेरे दयालु पति, तुम भी ना, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वैसे भी उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, कल को मैं भी किसी वजह से अगर काम ना कर पाऊँ, बीमार रहने लगूं, तो तुम मुझे भी घर से निकालने की बात करोगी? बस मैंने कह दिया, मधु यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ, मेरे घर में। वो इस घर के लिए बहुत शुभ है।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी आपकी बूढ़ी गाय इस घर से। दिन रात विधि अपने पति के साथ जिद करती है मधु को बेचने की। फिर एक दिन शंकर बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन विधि उस व्यापारी को घर बुला लेती है। चांदनी, देख तो जरा, ये कौन आया है हमारे घर पे? हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है। कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है? नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, उन पे खामखा शक ना करो। मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हम तो मर ही जाएंगे। व्यापारी शंकर की पत्नी को मधु के बदले 7,000 रुपए देता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ आई है। लेकिन शंकर इस बात से बहुत दुखी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसी औरत है, चंद पैसे के लिए घर की लक्ष्मी को ही बेच रही है। थोड़ी देर बाद शंकर मधु के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। मुझे माफ कर दो मधु, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। उसे लगता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, हमारे किसी काम की नहीं हो अब। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुन के मधु, चांदनी और रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। माँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना मालिक पे। देखा कैसा यकीन तोड़ दिया एक ही झटके में। आपने इनके लिए इतना कुछ किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ के दिया। जब इनका घर गृहस्थी बन गई तो अब इनको लगने लगा आप किसी काम की नहीं हो। कल को ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। हाँ माँ, सच कहते हैं, इंसानों को जिस चीज से फायदा होता है उसको रखते हैं। अगर वो चीज किसी काम की ना रहे उसे नहीं रखते। बहुत मतलबी होते हैं ये इंसान। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मेरी बच्चियों, पर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी व्यापारी मधु को रस्सी से बांध के वहां से ले जाने लगता है। चांदनी और रोशनी बहुत रोती हैं। माँ, 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 हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जाते जाते मधु की आंखों में बस आंसू थे। वो तो अपने मालिक से उसके बेचने का शिकवा भी नहीं कर पाई। व्यापारी उस बुजुर्ग गाय को रास्ते में खूब मारते मारते ले जाता है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है और खूब सारा चारा खिलाता है। लेकिन मधु को पता था कि उसे खूब खिलाएगा पिलाएगा, फिर कसाई को उसे बेच के मोटी रकम हासिल करेगा। फिर थोड़ी देर में कसाई व्यापारी से मिलने आता है। व्यापारी उसे कहता है कि कुछ दिनों में आके उसे ले जाए। नहीं नहीं, ये व्यापारी तो मुझे कसाई को सौंप रहे हैं। मुझे नहीं मरना। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? हाँ, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे वापस मालिक और अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। न जाने मेरी बच्चियों का मेरे बिना क्या हाल है। उधर चांदनी और रोशनी का अपनी माँ के बिना बहुत बुरा हाल था। फिर रात में जैसे तैसे गले का खूंटा तोड़ के मधु भागती हुई घर पहुंच जाती है। चांदनी और रोशनी को जैसे ही अपनी माँ दिखती है, उनके लिए मानो सवेरा हो जाता है। मधु अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है। माँ, आप आ गई। अब हमें छोड़ के कभी मत जाना, हम आपके बिना मर जाएंगे माँ। हाँ मेरी बच्चियों, मैं अब कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। सुबह जब शंकर दूध निकालने गौशाला में आता है और वहाँ वो मधु को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके सर पे हाथ फेर के प्यार देता है। विधि, विधि देखो तो कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कौन आया है? हाँ, ये मधु, ये वापस कैसे आ गई? देखा, मैं ना कहता था, मधु हमें बहुत प्यार करती है, उसको हमें नहीं बेचना चाहिए। तुम चुप रहो जी। चिल्ला के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया।
इस बूढ़ी बेकार गाय को मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी इस व्यापारी को बुलाओ, उससे पैसे लिए हैं, यहाँ आके इसे ले जाए। शंकर मजबूर होकर फिर से उसी व्यापारी को बुलाता है मधु को ले जाने के लिए। भाई साहब, इस बार इस गाय को मोटी रस्सी से बांध के ले जाना ताकि दोबारा लौट के ना आए। माँ, ये फिर से आपको भेजने की तैयारी में है। कोई बात नहीं बेटी, मालिक ने अगर मेरे लिए यही सोचा है तो यही सही। इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी, बस मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। व्यापारी मधु को फिर से ले जाता है, पर इस बार मधु जाने में कोई जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं। वो अगर फिर से लौट आई तो मालकिन उसे फिर से भिजवा देगी। इधर चांदनी और रोशनी का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ने माँ की याद में खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों बीमार हो गई थी, दूध देना छोड़ दिया था। देखिए ना जी, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। चांदनी और रोशनी कितनी बीमार है, खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने। इतना अच्छा कारोबार हमारा बंद हो गया है। ये और कुछ नहीं, मधु का फिटकार लगा है हमें। बोझ थी ना वो तुम्हारे लिए, जबरदस्ती उसे बेच दिया। जिसने शुरू से हमारा साथ दिया, बाद में जब वो तुम्हारे किसी काम ना आने लगी तो उसे बेच दिया। खुद गर्ज औरत, इनको भी इनकी माँ से अलग कर दिया। ये तो होना ही था, मुझे अपने साथ पाप का भागीदार बना दिया तुमने। आप सही कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उस व्यापारी के पैसे लौटा दीजिए और मधु को घर ले आइए। अगले दिन जब शंकर और विधि मधु को लेने व्यापारी के घर जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि व्यापारी ने मधु को कसाई को बेच दिया है और कसाई मधु को ले जा रहा है। अरे कौन हो तुम और मेरी मधु को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब? मैंने इसे खरीदा है, वो भी डबल भाव में। मैं तुम्हें इसके भी डबल पैसे दूंगा। मेरी गाय मुझे वापस कर दो। ठीक है, ले लो, मुझे तो पैसे से मतलब है, पर इस बूढ़ी गाय में रखा क्या है? वो तुमसे मतलब नहीं है, तुम बस पैसे लो और हमारी गाय को वापस करो। शंकर और मधु कसाई को पैसे देते हैं और मधु को वापस ले आते हैं। मधु, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो कसाई न जाने क्या कर लेता। हाँ मधु, अब जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। जब चांदनी और रोशनी अपनी माँ को वापस पाती हैं, तो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी माँ के गले लग जाती हैं। गाय और बैल की सच्ची प्रेम कहानी। खेतपुर गांव में श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। श्रीनिवास पहले बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय पहले उसने नंदू नाम के एक आदमी से पैसे उधार लेकर एक गाय और एक बैल खरीदा था। गाय चंपा अब गर्भवती हो चुकी थी, वहीं बैल भीमा बहुत मेहनती था। श्रीनिवास उससे अपने खेतों के काम लिया करता था। श्रीनिवास को अपनी गाय और बैल से बहुत स्नेह और प्रेम था। वो उन दोनों को अच्छा अच्छा हरा हरा चारा खिलाता था, साथ में समय समय पर उनको नहलाता, उनकी सेवा करता था। भीमा और चंपा श्रीनिवास के साथ रहकर बहुत खुश थे। आज श्रीनिवास भीमा को खेत काम करवाने ले गया था और घर लौटने में बहुत समय लग गया। क्या हुआ चंपा, तुम मुझसे नाराज हो? ऐसे मुंह फेर के क्यों बैठी हो? क्यों भीमा, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? आज तुमने आने में कुछ ज्यादा ही देरी नहीं लगा दी क्या? तुम्हें पता नहीं है जब तक तुम घर नहीं आते हो तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैं कब से तुम्हारी राह तक रही थी और तुमने आने में इतनी देर लगा दी। चंपा, आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम था, इस वजह से देरी हो गई। और तुम्हें तो पता ही है कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें समय से खा पी लेना चाहिए, मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। और तुम्हें कितनी बार कहा है चंपा कि मुझे इतना प्रेम मत करो। भगवान ना करे अगर कल को कभी ऐसा दिन आए कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े, तो फिर क्या करोगी तुम? भीमा, शुभ शुभ बोलो, हम कभी अलग नहीं होंगे। चंपा को समझाने वाला भीमा खुद भी चंपा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो चंपा को हमेशा समझाया करता था कि वो उसे इतना प्रेम न करे, क्योंकि वो तो जानवर हैं, उन्हें किसी भी समय कोई भी खरीद सकता है और अलग करके अपने साथ ले जा सकता है। जानवर हुए तो क्या हुआ, कोई हमें कैसे अलग कर सकता है? आखिर हमारी सीने के अंदर भी तो दिल है, हम भी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं ना। तुम ऐसी बातें ना करो, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे।
श्रीनिवास का अच्छा चलता हुआ काम देखकर नंदू को बहुत बुरा लग रहा था। बार बार घर पर आकर श्रीनिवास को वो पैसों के लिए तंग किया करता था और उसे धमकी देकर जाता था कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो वो उसके बैल को ले जाएगा। एक दिन नंदू श्रीनिवास के घर अपने आदमियों को लेकर आता है। बहुत हुआ श्रीनिवास, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया लेकिन तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब मैं तुम्हारे इस बैल को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे 2 दिन का और समय दिया था, तो फिर आप समय से पहले मेरे बैल को कैसे ले जा सकते हैं? नंदू श्रीनिवास की एक नहीं सुनता है और चुपचाप अपने आदमियों से कहकर श्रीनिवास की गौशाला से भीमा को खोलकर ले जाने लगता है। भीमा चंपा से बिछड़कर बहुत दुखी थी। वहीं चंपा भी भीमा को दूर जाता हुआ देख नहीं पा रही थी। भीमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तुम मुझे बार बार इसी दिन के लिए कहा करते थे कि मैं तुमसे इतना प्रेम ना करूं? तुम्हारी बात सच साबित हुई भीमा, हमें अलग कर दिया गया। नंदू जबरन भीमा को अपने साथ ले जाता है। वहीं श्रीनिवास और उसकी पत्नी से ये सब देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चंपा को भी भीमा के लिए तड़पता हुआ देख नहीं पा रहे थे। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। चंपा गर्भावस्था में बहुत कमजोर हो चुकी थी। भीमा से अलग होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से ना वो कुछ खा रही थी ना पी रही थी। ये लीजिए जी, मेरे गहने की 4 चीजें, कब और किस दिन काम आएंगे। आप इन्हें बेचकर उस नंदू के पैसे लौटा दीजिए और जल्दी से भीमा को घर वापस ले आइए। मुझसे चंपा की हालत देखी नहीं जा रही है। वो बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेट में उसका बच्चा भी मर जाएगा। वो दोनों जानवर जरूर है, लेकिन उन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। वैसे भी भीमा और चंपा तो दुनिया में बिल्कुल अलग है। बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से। उन्हें एक दूसरे से दूर करना मानो बहुत बड़ा पाप है। अब जल्दी से इन गहनों को बेच कर लाइए। वैसे भी मैं इन गहनों को पहनती भी नहीं हूँ। श्रीनिवास अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि आज तो वो उसके गहने बेचकर भीमा को वापस ले आएगा, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी पत्नी को नए गहने बनवा कर देगा। श्रीनिवास भीमा को नंदू से वापस पाने के लिए गहने बेचने बाजार चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चंपा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो भीमा के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। उसी रात चंपा अपने गले की रस्सी तोड़कर जैसे तैसे भीमा को ढूंढती हुई नंदू के पास पहुंच जाती है और वहां आकर देखती है कि नंदू भीमा को डंडे से बहुत मार रहा है। भीमा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। चंपा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी सींगों से उठाकर नंदू को पटक देती है। नंदू दूर जाकर गिरता है। वहीं भीमा मार खा खा कर जमीन पर गिर जाता है और पानी मांगने लगता है। पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। अभी लाती हूँ भीमा, मैं अभी लाती हूँ तुम्हारे लिए पानी। चंपा भीमा के लिए पानी के लिए इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तभी एक जगह चंपा देखती है कि टूटे हुए घड़े का टुकड़ा जमीन पर पड़ा है, जिसमें थोड़ा सा पानी है। चंपा उस टुकड़े को उठाकर लाती है और उस थोड़े से पानी को भीमा को पिलाती है। क्या हालत कर दी भीमा तुम्हारी इस क्रूर आदमी ने। घर में हमारे मालिक ने हम पर कभी हाथ नहीं उठाया। वो कितने अच्छे हैं और इस दुष्ट ने तुम्हारा मार मार कर कितना बुरा हाल कर दिया है। चंपा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये आदमी अच्छा नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम गर्भवती हो। यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ। इस आदमी ने और भी बहुत सारे जानवर रखे हैं जिन्हें ये कल मेरे साथ कसाई को बेचने वाला है। भीमा, तुम तो जानते ही हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने ये दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता चंपा, लेकिन क्या करें, हम जानवरों की किस्मत ही ऐसी होती है। हमारा अपने ही जीवन पर हक नहीं होता। हमारी जिंदगी और मौत की डोर इंसानों ने अपने हाथ में रखी होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम्हें ये कसाई को बेच दे। जाओ चंपा, यहाँ से भाग जाओ, और किसी के लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए अपनी और मेरे बच्चे की जान बचा लो। भीमा, तुम चिंता न करो, हम सब यहाँ से सुरक्षित जाएंगे और ये बात हमारे मालिक को पता चलनी चाहिए। मैं अभी जा रही हूँ, तुम घबराना मत। मैं अभी मालिक को जाकर ये सारी बात बताती हूँ और तुम्हारे साथ साथ उन बाकी के जानवरों को भी हमारे मालिक बचा लेंगे। जैसे ही चंपा वहां से पीछे मुड़कर अपने मालिक के पास आकर नंदू की सारी सच्चाई बताने के लिए जा रही होती है कि तभी नंदू को होश आ जाता है और वो डंडा पकड़कर चंपा को मारने लगता है। दुष्ट गाय, मुझे जख्मी करके अब यहाँ से भाग रही है। देख तेरा क्या हाल करता हूँ। इस बैल के साथ साथ अब तुझे भी मैं कल कसाई को बेच दूंगा। नंदू जानता था कि चंपा गर्भवती है, लेकिन फिर भी वो भीमा और बाकी जानवरों के साथ उसे भी कसाई को बेचने वाला था। चंपा और भीमा रात भर सोच सोच कर रोते रहते हैं कि कल नंदू उन्हें कसाई को बेच देगा और किसी को इस बारे में कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। यहाँ तक कि उनका मालिक भी नंदू की सच्चाई नहीं जान पाएगा।
उधर श्रीनिवास अपनी पत्नी के गहने बेचकर भीमा को नंदू से वापस लाने की तैयारी में था। लेकिन जब उन्हें घर पर चंपा नहीं दिखती है तो श्रीनिवास और उसकी पत्नी अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जरूर भीमा के पास गई होगी। सुबह होते ही श्रीनिवास और उसकी पत्नी नंदू के घर पहुंच जाते हैं। उसी समय नंदू ने भीमा और चंपा के साथ बहुत सारे जानवरों को ट्रक में भर लिया था और कसाई को बेचने के लिए जा रहा था। ये सब श्रीनिवास और उसकी पत्नी देख लेते हैं और वो ट्रक को रोककर भीमा और चंपा के साथ सारे जानवरों को नीचे उतार लेते हैं। मैं तो तुम्हें यहाँ पैसे लौटा के अपने बैल को वापस लेने आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ तुम्हारा एक अलग ही रंग दिख रहा है। तुम जानवरों को कसाई को बेचते हो सिर्फ चंद पैसों के लिए। अब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। नहीं, अब नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम अपने बैल को ले जाओ और मुझे पैसे भी नहीं लौटाना। श्रीनिवास नंदू की सारी हरकतें गांव वालों को बताता है। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर नंदू की खूब पिटाई करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। वहीं श्रीनिवास भीमा और चंपा को खुशी खुशी अपने घर ले जाता है और बाकी के जानवरों को उनके अपने अपने मालिकों को लौटा देता है। श्रीनिवास और उसकी पत्नी चंपा और भीमा को पाकर बहुत खुश थे और फिर बड़ी लगन और प्यार से उनकी खूब सेवा करते हैं। भीमा, चंपा, अब मेरे रहते तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, ये मेरा तुम दोनों से वादा है। अपने मालिक के मुंह से कभी अलग न होने की बात सुनकर भीमा और चंपा बहुत खुश थे और खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाते हैं।